पेपर का जो पैटर्न है, चैप्टर्स है, मुझे लगता है हम उसको समझकर अभी टाइम वेस्ट करेंगे। मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा तो बता सकता हूं मैं आपको। स्टार्टिंग के लिए मैं चाहूँ तो बता सकता हूँ आपको कि आपको थोड़ा बहुत बता सकता हूँ मैं आपको। देखिए फटाफट हम देखते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर, क्योंकि हमारे लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अकाउंट एट इंटरमीडिएट लेवल, इसमें स्पेशल ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग को लेकर 3 चैप्टर हैं। स्पेशल ट्रांजैक्शन, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस क्लेम, हायर परचेज, ये 3 चैप्टर, ये आईसीआई का बाइफर्केशन है। एज इट इज मैंने यहां पर रखा है। एक बार जरा बच्चों की कमेंट देखो, स्क्रीन क्लियर नहीं है। ये कुछ आज बाहर मिल रहे हैं आपसे। कभी ऑर्डिनरी मेरी क्लास में इतनी दिक्कत आती नहीं जितनी आज स्टार्टिंग में आ रही है। तो देखिए अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन, जैसे इन्वेस्टमेंट, हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में इन्वेस्टमेंट करता है। एक हाउसवाइफ भी करती है कि शेयर्स खरीद लिए, गोल्ड खरीद लिया, सिल्वर खरीद लिया। लेकिन हमें सिर्फ शेयर्स, डिवेंचर यदि खरीदते हैं तो इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग कैसे करता है एक इन्वेस्टर, वो हमें पढ़ना है इस चैप्टर इन्वेस्टमेंट में। हाउ टू अकाउंट फॉर इन्वेस्टमेंट। इसके बाद इंश्योरेंस क्लेम, किसी के यहाँ फायर हो गई, स्टॉक जल गया, तो उसका क्लेम कैसे मांगा जाए, बीमा कंपनी से क्लेम कितना मांगा जाए, वो पढ़ेंगे चैप्टर इंश्योरेंस क्लेम में। तीसरा है हायर परचेज, किसी ने मशीनरी या असेट खरीदी है किस्तों पर, इंस्टॉलमेंट पर, हायर परचेज पर, उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है वो पढ़ेंगे चैप्टर हायर परचेज में। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक से ज्यादा डिपार्टमेंट है, डिवीजन है, विभाग है, उनकी अकाउंटिंग कैसे करना हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ब्रांच अकाउंटिंग, एक ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांच है, भोपाल ब्रांच, लखनऊ ब्रांच, पुणे ब्रांच, बेंगलोर ब्रांच, उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे वो पढ़ेंगे इस चैप्टर में। उसके बाद अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, ये अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और अकाउंट्स की बैकबोन है सिंगल एंट्री। इसमें हम सीखेंगे ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है विदाउट ट्रायल बैलेंस। विदाउट ट्रायल बैलेंस हम ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं ये पढ़ेंगे चैप्टर सिंगल एंट्री में। बेटा अभी आज ड्यू टू रेन कुछ लोगों को दिक्कत आ रही है, लेकिन ये जनरल प्रॉब्लम नहीं है कि आपको वॉइस क्लियर नहीं है या स्क्रीन क्लियर नहीं है, ये सॉल्व हो जाएगी बेटा। ये आपके नेटवर्क में इश्यू होगा, सबको नहीं है। हाँ, उसके बाद बेटा कंपनी अकाउंट, कंपनी से रिलेटेड चैप्टर, एक कंपनी कैसे बनाती है अपनी पीएनएल बैलेंस शीट, यहाँ पढ़ेंगे। कैश फ्लो, आप जानते होंगे शायद कैश फ्लो, कैश का इनफ्लो एंड आउटफ्लो। और ये पहला चैप्टर हम अभी आज करने वाले हैं वो बोनस इशू, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये चैप्टर हैं आपके सिलेबस में, जिसको अभी आपको नोट कराकर मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। तो ये हमारे चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ना है हमारे सिलेबस में। इसका जो पेपर का पैटर्न है बेटा वो देखिए क्या है। आपका जो पहला क्वेश्चन होगा ना, पहला क्वेश्चन, वो पहला क्वेश्चन आपका अकाउंट्स का ना होकर के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और ये पहला क्वेश्चन आपके लिए होगा कंपलसरी, ये पहला क्वेश्चन होगा कंपलसरी, जिसमें आपको 20 मार्क का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आएगा। मैंने पहले कहा था ये थियोरिटिकल पार्ट है, इसमें थ्योरी कम प्रैक्टिकल जो भी माना जाए, ये 20 मार्क का पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, आपको करना ही है, इसको आप छोड़ नहीं सकते। लेकिन उसके बाद आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ यानी 4 क्वेश्चन 20-20 मार्क के आएंगे। ये प्रैक्टिकल हो गया 80 मार्क का। और फिर लास्ट 6 क्वेश्चन ये
प्रैक्टिकल विद थ्योरी, ये भी 25 मार्क का आएगा, पर इसमें से आपको 4 सॉल्व करने होंगे। 5 मार्क के 5 क्वेश्चन होंगे इसके अंदर, लेकिन इसमें आपको 4 ही सॉल्व करने होंगे। इसका मतलब पहला क्वेश्चन कंपल्सरी 20 मार्क का, दूसरे 4 क्वेश्चन 20-20 मार्क के 80 मार्क, छठा क्वेश्चन 6 क्वेश्चन भी 20 मार्क का है, पर वो एग्जाम में 25 मार्क का होगा, उसमें आपको अटेम्प्ट करने होंगे 20 मार्क, एक आप ऑप्शन में छोड़ सकते हैं। 5 में से 4 करने होंगे, तो कुल क्वेश्चन कितने हो गए? कुल क्वेश्चन कितने हुए? 6। 6 में से आपको सॉल्व कितने करने हैं? 5। मतलब आपको एक क्वेश्चन छोड़ने का ऑप्शन रहेगा। ये आपके लिए एक वरदान है कि आप कोई भी एक क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। तो आप कोई भी एक क्वेश्चन, हाँ पहला कंपल्सरी है, लेकिन बाद के क्वेश्चन में से आप कोई भी एक क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। तो आपको 100 मार्क का पेपर जो रहेगा 3 घंटे में सॉल्व करना है। आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे। क्या आपको मिलते थे फाउंडेशन में एक्स्ट्रा 15 मिनट मिलते थे पढ़ने के लिए? पेपर शुरू होने के पहले 15 मिनट पेपर पढ़ने के मिलते थे आपको, यहाँ भी मिलेंगे। तो आप जानते हैं कोई नई चीज़ नहीं। चलो ठीक है, मैं बेवजह ये सब बताकर आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, न सिलेबस लिखवाना चाहता हूँ और न पेपर पैटर्न, ये हम सब बाद में देख लेंगे। हम तो आज से अभी से बगैर टाइम वेस्ट किए हमारा अकाउंट्स का जो पहला चैप्टर है वो शुरू करेंगे, क्योंकि बेटा ये डेमो लेक्चर होता है इसमें। और ये चीज़ ध्यान रखिए, अकाउंट्स भले मैं आपको नए चैप्टर पढ़ाऊंगा, लेकिन नए चैप्टर के पीछे थोड़ा बेसिक तो मान के चला जाता है कि आपका क्लियर है। देखिए अकाउंट्स में आती है जनरल एंट्री। आई होप आपको जनरल एंट्रीज क्लियर होगी। आई होप आपके कुछ बेसिक क्लियर होंगे, नहीं होंगे तो मैं करवाऊंगा। लेकिन जब अकाउंट का एक इनकम विजिट का चैप्टर पढ़ाया जाता है तो ये एजम्पशन थोड़ा तो होता है कि आपको थोड़ा अकाउंट आता है, क्योंकि आपने यहाँ तो पढ़ा है 11th-12th में, यहाँ पढ़ा है सीए फाउंडेशन में। यदि आप पीसीएम से हैं तो आपने सीए फाउंडेशन में अकाउंट पढ़ा है। तो क्या इसमें से, इधर पहले मैं ऑफलाइन पे पूछता हूँ, क्या ऑफलाइन में कोई है जिन्होंने पीसीएम से हैं? जो 1 2 आप लोग पीसीएम से हैं, ओके। इधर ऑनलाइन में कोई है पीसीएम से? यतीन, और कोई नहीं? हर्ष, यतीन, 2 लोग आया है नाम जो पीसीएम से है। ठीक है, फिर भी आपने 11th-12th में तो पढ़ाई है, फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो मैं हूं। मेरा मोबाइल नंबर मैं आपको दे के रखता हूं, नोट कर लीजिए। राहुल बेटा, लेट आने पर मैं रिपीट नहीं कर सकता, मुझे उन बच्चों का ध्यान रखना होगा जो टाइम पर आए हैं। मैं रिपीट कैसे कर सकता हूँ? इसलिए आप टाइम पे आना सीखिए, और जो छूट जाए वो शाम को एप्लीकेशन पे देख लीजिए। हाँ, मेरा मोबाइल नंबर नोट करा दूँ। आपको जब भी कोई डाउट हो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल नहीं कर सकते, व्हाट्सएप करें। आपका डाउट इमीडिएटली सेम डे सॉल्व होगा। आज नहीं, कल नहीं, जब भी चाहो, एग्जाम तक भी ये मेरा नंबर आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेगा। आप व्हाट्सएप पे डाउट पूछेंगे, सेम डे आपका डाउट सॉल्व होगा। यदि मुझे लगेगा कि मैं आपको व्हाट्सएप पे नहीं समझा पा रहा हूँ तो मैं खुद लिखूंगा कि बेटा कॉल कर लो, हम कॉल पे बात करके एक्सप्लेन कर लेंगे। वॉइस मैसेज में भेज दूंगा, कॉल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मुझे डाउट सॉल्व करने के लिए आप मुझे जब चाहें तब मैसेज कर सकते हैं। ये नंबर है बेटा मेरा। डबल 98101101 ये नंबर है। आप इस नंबर पर मुझे कॉल करके कभी भी डाउट पूछ सकते हैं, किसी भी तरह का। आपको यदि क्लास में कुछ हेजिटेशन है, क्लास में पूछने में डर लगता है, या कुछ शर्म आती है, या कुछ भी है, तो आप कोई दिक्कत नहीं, क्लास के बाहर में खड़ा, क्लास के बाहर निकलूंगा तब पूछ ले। तब भी नहीं पूछ पाए, घर जाके कोई डाउट आया तब पूछ ले, ठीक है। चलिए
आपका ये अकाउंट का पहला चैप्टर, जो आपका पूरा ग्रुप, बोथ ग्रुप और रैंक में जो सबसे ज्यादा मदद करता है वो है अकाउंट्स। टारगेट क्या हो, यदि आप रैंक का सोचते हैं, आपका टारगेट रैंक है, तो आपको अकाउंट में 90 प्लस से नीचे रैंक की सोचना मत कि अकाउंट में 90 से कम आ जाए। तो 90 तो आना ही चाहिए आपके अकाउंट में यदि आप रैंक की सोचते हैं तो। और रैंक नहीं सोचते हैं, बोथ ग्रुप सोचते हैं, तो आपका टारगेट 80 प्लस होना चाहिए। बोथ ग्रुप के लिए 80 प्लस टारगेट जरूरी है, क्योंकि इससे जो आपको सरप्लस मार्क मिलते हैं वो आपको दूसरे सब्जेक्ट को पास करने में मदद करते हैं। आप समझते हैं ना एग्रीगेट, बोथ ग्रुप का एग्रीगेट पता है ना आपको। मैं आपको ऐसे स्टूडेंट्स मिलवा सकता हूँ, ऐसे एक नहीं कई स्टूडेंट होते हैं जो सेकंड ग्रुप में फर्स्ट ग्रुप की वजह से पास होते हैं। समझते हो आप कि फर्स्ट ग्रुप के सरप्लस मार्क उधर कहाँ काम आ गए, सेकंड ग्रुप के एग्रीगेट को बनाने में। सेकंड ग्रुप में मान लो, सेकंड ग्रुप में 4 सब्जेक्ट मान लो, उसको 40 40 40 और 40 मान लो, उसको 160 मार्क आए, आना चाहिए, इतना तो मिनिमम है, इससे कम तो पास हो नहीं सकता। लेकिन मान लो उसको किसी सब्जेक्ट में 50 आ गए तो 170 हो गए, इसमें भी 50 आ गए तो 180 हो गए। अब देखा जाए तो इंडिविजुअली पास है, लेकिन एग्रीगेट में उसको 180 है, जबकि रिक्वायर्ड 200 है। लेकिन इसके फर्स्ट ग्रुप में, ये बात सेकंड ग्रुप की है, ग्रुप सेकंड। फर्स्ट ग्रुप में, ये जो फर्स्ट ग्रुप है, ये फर्स्ट ग्रुप है, इसमें उसको बेटा 200 की जगह 224 नंबर है, या चलो 220, जबकि चाहिए कितने 200। ये 20 मार्क का सरप्लस बेटा जो इधर है ना, वो इधर जुड़ जाएगा, और इसके टोटल मिलाकर ये 220 फर्स्ट ग्रुप के, 180 सेकंड ग्रुप के, मिलाकर 400, ये बोथ ग्रुप क्लियर मान लिया जाएगा। मतलब फर्स्ट ग्रुप का सरप्लस सेकंड ग्रुप में काम आता है। ऐसे मैंने कई सारे स्टूडेंट को फर्स्ट ग्रुप की वजह से सेकंड ग्रुप निकालते देखा है, और मैं नहीं मानता कि एक सीए के स्टूडेंट को जो फाउंडेशन पास होकर आया है उसको 40 40 40 लाने में कोई तकलीफ होगी। तो आपको बोथ ग्रुप निकालने में अकाउंट बहुत मदद करता है, क्लास भी करता है, अकाउंट भी करता है, अकाउंट बहुत करता है। तो आपको अकाउंट में यदि सिर्फ रैंक लानी है तो 90 प्लस का टारगेट रखो, आपको बोथ ग्रुप निकालने हैं तो 80 प्लस का टारगेट रखो, और आपको सिर्फ एक ग्रुप निकालना है तो 70 प्लस का टारगेट आपके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ के 25 एक्स्ट्रा मार्क फर्स्ट ग्रुप में भी आपको मदद करेंगे एग्रीगेट में। तो आपका 70 से कम का टारगेट हमें किसी को भी नहीं रखना है बेटा, और इजीली आते हैं, इजीली आते हैं। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या आपने टारगेट के बारे में कुछ सोचा कि हम टारगेट क्या रखेंगे, क्या टारगेट रखने सोचा आप लोगों ने अपने अपने लिए? बोलो, क्या सोचते हैं आप अपने लिए? 80, 70 या 90? 90 तो मतलब आप रैंक की सोचते हो, ठीक है। देखिए बेटा, जो काम हम यदि रैंक की सोचेंगे वो तो निकाल ही लेंगे। तो हमें टारगेट अपने हाई रखना है, उसके लिए भरपूर भयानक से जबरदस्त विद फुल डिवोशन जबरदस्त एफर्ट करना है। हो सकता है हमारी रैंक आ जाए, जबकि हम कभी इसके पहले कभी सोचा ही नहीं था कि रैंक आएगी, पर आ गई। कई सारे रैंकर बेटा ऐसे होते हैं जिनके बारे में ये कहूँगा, मैंने इंडिया टॉपर भी देखे हैं। मैंने एक स्टूडेंट देखा, कई ऐसे लाइव में बेटा, कई सारे स्टूडेंट से हम फेस टू फेस हुए हैं। ऐसे स्टूडेंट देखे जो सीए फाइनल में इंडिया टॉप किया, नो रैंक इन फाउंडेशन, फर्स्ट 50 में नहीं है, इंटर में रैंक नहीं है, लेकिन फाइनल में सीधे इंडिया टॉप कर गया। इसका मतलब एक ऑर्डिनरी व्यक्ति रैंक ले आया टॉप पर जाकर, जो पहले रैंकर नहीं था वो फाइनल में जाकर रैंक ले आया। तो आप भी यदि फाउंडेशन में कुछ ज्यादा अच्छा नहीं कर पाए तो आप इंटरमीडिएट में कर सकते हैं। रैंक किसी की भी प्रॉपर्टी नहीं होती, किसी की जागीर नहीं, किसी की बकौती नहीं कि एक अच्छा बहुत स्टूडियस स्टूडेंट अच्छे से पढ़कर, प्लानिंग से पढ़कर भी रैंक लाई जा सकती है। आप यदि एवरेज है तो भी आप अबो एवरेज परफॉर्म कर सकते हैं।
और कई बार बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट भी रैंक से दूर रह जाते हैं, उनके प्लानिंग की गलती होती है, वो घबरा जाते हैं, कई सारे की मिस्टेक करते हैं, इसलिए उनके रैंक से वो दूर हो जाते हैं। तो इसलिए आप ध्यान रखिए, रैंक किसी की बपोती नहीं, वो आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है, बस आप उसके लिए एफर्ट करें विदाउट एनी लोड। तो टारगेट रखें बेस्ट टू बेस्ट करने का, कि हम मैक्सिमम अपने एफर्ट लगाएंगे, और उसके लिए पूरी एकेडमी आपके साथ है, सारे टीचर आपके साथ हैं, मैं आपके साथ हूँ। तो चलिए हम अकाउंट्स में एक अच्छा टारगेट लेकर चलते हैं, अच्छे मार्क्स आने का टारगेट रख के चलते हैं, और शुरू करते हैं हमारे अकाउंट्स का पहला चैप्टर। मैं पहला चैप्टर ऐसा स्टार्ट करूंगा जिसमें ज़्यादा अकाउंट्स की बेसिक की जरूरत मुझे नहीं होगी, ऐसा चैप्टर मैं पहले स्टार्ट करूंगा। बेटा ये चैप्टर एक कंपनी से रिलेटेड है, और आपको ये चैप्टर बिल्कुल नया लगेगा, क्योंकि आपने ऐसा चैप्टर, इस तरह का चैप्टर कभी 11th में 12th में न देखा होगा, न सुना होगा, न समझा होगा। एक यूनिक फीचर आपको पता पड़ेगा रिगार्डिंग कंपनी। ठीक है बेटा, चलो शुरू करते हैं हमारा पहला चैप्टर इस इंटरमीडिएट लेवल का। चैप्टर के नाम से भी अभी हमें मतलब नहीं, मैं शुरुआत करता हूं। इन जनरल कंपनी की जो प्रोसेस होती है मैं आपको बताऊंगा, कंपनी कैसे बनती है। मैं जानता हूं कि शायद आपने फाउंडेशन में कंपनी पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं मानते हुए कि जीरो करते फिर भी मैं बताता हूं। बेटा सबसे पहले, यदि मैं एक व्यक्ति हूं, मेरे दिमाग में एक बिजनेस करने का आइडिया आया कि मैं एक प्लांट डालना चाहता हूं, प्रोजेक्ट डालना चाहता हूं। मान लीजिए वो प्लांट है कैनिंग इंडस्ट्री। कैनिंग मतलब वो मैं जूस बनाऊंगा, ऑरेंज जूस, और उसको बेक करके फिर सेल करूंगा। तो कैनिंग मतलब कैन, जूस की डब्बा, कैनिंग इंडस्ट्री है। बेटा वो प्रोजेक्ट है ना 200 करोड़ का है। जिस लेवल पे मैं चाहता हूँ 200 करोड़ का वो प्रोजेक्ट है, और मेरी जेब में 10 करोड़ भी नहीं है। 10 करोड़ मान लेता हूँ, 10 करोड़ है जो मैं लगा सकता हूँ उस बिजनेस में, लेकिन मुझे आवश्यकता 200 करोड़ की है। अब बचा हुआ 190 करोड़ में कहाँ से लाऊं? तो 190 करोड़ के लिए मैं बैंक के पास जाऊंगा, मुझे बैंक भी लोन नहीं देगा कि भाई तुम लगा रहे हो 10 करोड़ और बैंक का लगवा रहे हो 190 करोड़। बैंक फाइनेंस नहीं करेगा 190 करोड़, 190 करोड़ फाइनेंस नहीं करेगा। बैंक इतनी बड़ी रिस्क नहीं उठाएगा कि वो सिर्फ 10 करोड़ में लगाऊं और बैंक 190 करोड़ लगाए, कल को इंडस्ट्री डूब गई, प्रोजेक्ट नहीं चला, तो बैंक का बहुत बड़ा अमाउंट डूब जाएगा। बैंक कहेगा कि भाई तुम लगाओ 50 करोड़, तब हम फाइनेंस करेंगे आपको 150 करोड़। बैंक एक बड़ा अमाउंट हम उससे लगवाएगा, तब जाके वो बैंक आगे के लिए लोन देने को तैयार होगा। पर मेरे जेब में तो 10 करोड़ से ऊपर है नहीं। तो मैंने, और देखिए एक लोन अपने आप में एक बर्डन होता है, इंटरेस्ट का बहुत बड़ा बर्डन होता है। तो मैं चाहता हूं कि बैंक से मैं लोन वोन न लूं, और मैं उसके बगैर, बैंक की सहायता के बगैर, लोन की सहायता के बगैर, लोन के बगैर मैं प्रोजेक्ट लाऊं, क्योंकि लोन में इंटरेस्ट का बर्डन मेरे लिए दिक्कत का मामला है। तो मैं बगैर लोन लिए ये कंपनी स्टार्ट करना चाहता हूं। तो 190 करोड़ कहां से लाऊं? तो एक तरीका और है, इक्विटी। मैं कंपनी बनाऊं और कंपनी बनाकर एक पब्लिक इशू ले आऊं, और उस पब्लिक इशू के थ्रू 190 करोड़ में इकट्ठा कर लूं और 10 करोड़ में लगा दूं, 190 करोड़ में पब्लिक से ले लूं और 200 करोड़ से मैं प्रोजेक्ट स्टार्ट करूं। तो देखिए, और पार्टनरशिप में संभव नहीं है। 190 करोड़ देने वाले मुझे पार्टनर नहीं मिलेंगे, मुझे कई लोगों को पार्टनर बनाना पड़ेगा, 100, 200, 300, 800 लोगों को पार्टनर बनाना पड़ेगा। तो वो तो पार्टनरशिप में पॉसिबल ही नहीं है कि मैं 800 लोगों को पार्टनर बना दूं। तो एक ही रास्ता है, क्या करूं? न बैंक से लोन लेना चाहता हूं मैं 190 करोड़, न मैं पार्टनरशिप फर्म बनाकर 190 करोड़ इकट्ठा कर सकता हूं। तो मेरे पास एक ही रास्ता बचा, कंपनी बनाऊं, कंपनी बनाकर पब्लिक इशू लाऊं, और वो पब्लिक इशू लाकर अच्छा इक्विटी अरेंज करूं। बेटा इक्विटी का फायदा क्या है?
इक्विटी का फायदा क्या है? लोन और इक्विटी में क्या फर्क है? लोन लूंगा तो जिस दिन लोन लूंगा उसी दिन से ब्याज का मीटर शुरू हो जाएगा। अब मेरी कंपनी में प्रॉफिट हो ना हो, 2 साल बाद हो, तब तक ब्याज की जबरदस्त मार पड़ेगी। ब्याज मुझे बहुत तकलीफ देगा, मुझे ब्याज भरना भारी पड़ेगा, तो मैं प्रोजेक्ट पर ध्यान दे नहीं पाऊंगा, मुझे ब्याज भर भर के मेरी कमर टूट जाएगी कंपनी में। तो मैं इंटरेस्ट पे लोन लेना नहीं चाहता और मैं पार्टनरशिप के थ्रू कैपिटल अरेंज नहीं कर सकता। तो एक ही रास्ता बचा, कंपनी बनाऊं, पब्लिक इशू लाऊं और 190 करोड़ की इक्विटी अरेंज कर लूं। इक्विटी में क्या होता है, मैं आपको बना लूं शेयर होल्डर, आपसे 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 सभी से ले लूं इक्विटी, लाओ 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 50 लाख 10 लाख 5 लाख 50,000 30,000 जो भी आप देना चाहो, मेरी कंपनी में आप बन सकते हो इक्विटी शेयर होल्डर। अब मेरे पास यदि आपसे इक्विटी आ गई तो मुझे आपको इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब प्रॉफिट होगा तब मैं आपको उस प्रॉफिट में से डिविडेंड दे दूंगा। जब तक प्रॉफिट नहीं होगा मुझे आपको डिविडेंड देने का बर्डन नहीं है। 3 साल प्रॉफिट नहीं हुआ तो मुझे आपको 3 साल कुछ भी नहीं देना है, कुछ डिविडेंड नहीं देना है। वो मेरे पास इक्विटी के रूप में मनी आई है, लोन के रूप में नहीं। तो मेरे पास मेरे ऊपर कंपनी पर इंटरेस्ट का बर्डन नहीं है। तो मैंने इक्विटी के थ्रू मनी अरेंज करने का प्लान किया। तो मैं एक कंपनी बनाऊंगा। कंपनी बनाने की मैं पहला प्रोसेस शुरू करता हूँ। वैसे आपको पता होगी शायद, सबसे पहले मुझे कंपनी बनाने का ख्याल आते ही सबसे पहले कंपनी का एक नाम सोचना पड़ेगा। मैं किस नाम से कंपनी रखूंगा, वो नाम ऐसा होना चाहिए उस नाम से कोई दूसरी कंपनी ना हो। मैं चाहूँ कि रिलायंस के नाम से कंपनी खोल लूँ, खोल सकता हूँ क्या? कैसे खोलूंगा? उस नाम से कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो मैं यदि नाम कंपनी के नाम रिलायंस नाम रखना चाहूंगा तो गवर्नमेंट एजेंसी यानी ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, जहां मैं कंपनी बनाता हूं, वो जहां कंपनी बनाई जाती है, ROC ऑफिस, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ROC ऑफिस रिजेक्ट कर देगा मेरा वो नाम। मुझे नाम ऐसा रखना है जिस नाम से ऑलरेडी कोई कंपनी ना हो। मेरे नाम भेजा और मुझे कई सारे नाम भेजने पड़ेंगे, 3 4 5। मैंने 5 नाम लिखकर भेजे ROC ऑफिस। समझते हो ROC ऑफिस? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जहां पर कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, जहां कंपनी का फॉर्मेशन होता है, जहां कंपनी का गठन होता है, जहां कंपनी बनाई जाती है, जहां कंपनी को एक लीगल एंटिटी मिलती है, वो है ROC ऑफिस। जैसे एक कलेक्टर ऑफिस होता है, ऐसे एक ROC ऑफिस होता है। जैसे कलेक्टर एक पोस्ट है, उस पर व्यक्ति गुप्ता जी गए तो शर्मा जी आ गए, शर्मा जी गए तो जैन साहब आ गए। कलेक्टर की पोस्ट वही रहती है लेकिन ऑफिसर बदलते रहते हैं। ऐसे ROC एक पोस्ट है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, वहां पर रजिस्ट्रार बैठते हैं जो कंपनी का फॉर्मेशन करते हैं। तो मैंने वहां नाम भेजा। मेरा शुरू के 2 नाम तो रिजेक्ट हो गए, 3rd नाम मेरा अप्रूव हो गया। तो मेरा नेम अप्रूवल प्रोसेस पूरी हुई। मुझे 3rd जो मैंने नाम रिकमेंड किए थे, जो नाम मैंने सजेस्ट किए थे, जो नाम मैं चाहता था, 1st 2nd नाम मुझे नहीं मिला, 3rd नाम जो तीसरा नाम है मुझे मिल गया। मेरा सिर्फ अभी क्या हुआ है, नेम अप्रूवल प्रोसेस हुई है बेटा। अभी कंपनी बनी नहीं है। नेम अप्रूवल के बाद क्या होगा, फिर मैं वहां से आएगा मुझे एक लेटर कि आप इस 3rd ये नाम आपको अप्रूव किया जाता है। अब आप विद इन स्पेसिफिक पीरियड इस नाम से कंपनी बना लो, नहीं तो इतने दिन बाद ये नाम भी लैप्स हो जाएगा। आपको हमने इतने दिन दिए हैं, वो आपको कंपनी लॉ के टीचर बताएंगे। मैं लॉ में बेवजह इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहता हूँ। तो आपको मुझे चाहिए कि मैं एज अर्ली एज पॉसिबल उस नाम से कंपनी बनाने के लिए इनिशिएटिव लूँ, कंपनी बनाने के लिए कार्रवाई शुरू करूँ। तो अभी तो सिर्फ नाम अप्रूव हुआ है, कंपनी तो बनी नहीं है। बस मुझे ये परमिशन मिली है कि मैं इस नाम से कंपनी बना सकता हूँ, इस नाम की कंपनी में बना सकता हूँ, इसकी मुझे परमिशन मिली है। अब मुझे कंपनी बनाने के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट भेजने पड़ेंगे। जानते हैं क्या क्या कंपनी बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, पता है? चलो, नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, तो मैं उस तरफ जाना भी नहीं चाहता। मुझे कुछ जैसे मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल, ये वो ऐसी कई सारी चीजें कंपनी बनाने के लिए मैं आपको उस प्रोसेस में उलझना नहीं चाहता। लीगल फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी, कई सारे डॉक्यूमेंट मुझे ROC ऑफिस भेजने पड़ेंगे कि मैं जो अपने नाम अप्रूव किया है
उस नाम से कंपनी बनाने के लिए मैं अप्लाई करूंगा विथ सर्टेन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, कुछ जो उनको जरूरी दस्तावेज चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए, वो मैं उनको भेजूंगा आरओसी ऑफिस। एमपी का आरओसी ऑफिस ग्वालियर में है। एमपी की सारी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है? ग्वालियर। ग्वालियर में है आरओसी ऑफिस, सारी कंपनीज वहीं बनती है। तो वैसे सारे ऑफिस भोपाल में होते हैं एमपी के, लेकिन आरओसी ऑफिस कहाँ पर है? ग्वालियर में। तो मुझे ग्वालियर, यदि मुझे कंपनी एमपी में बनानी है एमपी के लिए, तो मुझे ग्वालियर के आरओसी ऑफिस पेपर भेजने पड़ेंगे। वहां मेरे पेपर जाएंगे किसके पास? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास आरओसी ऑफिस जाएंगे। वो ऑफिसर मेरे सारे डॉक्यूमेंट चेक करेगा, कंपनी बनाने के सारे पेपर चेक करेगा, और जब सारे पेपर सुटेबल होंगे, सही होंगे, तो वो मुझे एक लेटर इशू करेगा। हाँ, यदि कुछ मेरे डॉक्यूमेंट में गलती है तो लेटर इशू करेगा, भाई आपके डॉक्यूमेंट में गलती है, इसको जल्दी से ठीक करो। मैंने वो भी ठीक कर दी। उसके बाद एक फाइनल लेटर आएगा कि हाँ, आपकी कंपनी इस नाम से अप्रूव की जाती है, आपकी कंपनी बन गई। उसका एक वो सर्टिफिकेट इशू करेगा, एक डॉक्यूमेंट, एक पेपर वो इशू करेगा। उस पर लिखा रहेगा कि किस डेट से कंपनी बना दी गई। वो डेट ग्वालियर का ऑफिस लिख के देगा। जिस दिन उसके सिग्नेचर होंगे लगभग वही डेट होगी। मान लो आज डेट क्या है? 16 अगस्त। मान लो आज के डेट में उसने साइन किए पेपर पे, तो 16 अगस्त डेट लिखी और साइन कर दिया। तो 16 अगस्त को कंपनी की बर्थ डेट मानी जाएगी। उस दिन कंपनी को एक लीगल एग्जिस्टेंस मिला है, वही कंपनी का डेट ऑफ फॉर्मेशन है। तो जो डेट सर्टिफिकेट पे लिखी रहेगी, उस डेट को क्या कहा जाएगा? डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कंपनी डेट ऑफ फॉर्मेशन या डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बोलो, डेट ऑफ फॉर्मेशन बोलो, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बोलो। उस दिन कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी, उस दिन कंपनी फॉर्म हो जाएगी, बन जाएगी। उस दिन कंपनी का एक लीगल एग्जिस्टेंस अराइज हो जाएगा। उस दिन कंपनी अस्तित्व में आ जाएगी, ये माना जाएगा। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट डेट है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। बेटा, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, जो आपकी बर्थ डेट होती है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। ऐसे कंपनी की भी क्या होती है? डेट ऑफ बर्थ। जैसे आपका जन्म हुआ तो आपकी डेट ऑफ बर्थ, ऐसे कंपनी का जन्म हुआ तो वो क्या होता है? वो डेट ऑफ बर्थ ऑफ कंपनी, उसको क्या बोलते हैं? डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, डेट ऑफ फॉर्मेशन या डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कंपनी बन गई, ठीक है। अब जैसी कंपनी बन गई, उसके बाद में कंपनी बनने के बाद मैं क्या करूंगा? डायरेक्टर अपॉइंट करूंगा, या तो मैं खुद डायरेक्टर बन जाऊंगा, क्योंकि मैं एक कंपनी बनाया हूं तो मैं तो डायरेक्टर बनूंगा ही। एक आध व्यक्ति और लूंगा डायरेक्टर के रूप में। तो मैं कंपनी बनने के बाद अपॉइंट करूंगा डायरेक्टर। कंपनी चलाने वाले लोग, कंपनी चलाता कौन है? कंपनी कौन चलाता है? गवर्नमेंट या शेयर होल्डर या डायरेक्टर? डायरेक्टर। न गवर्नमेंट न शेयर होल्डर, बल्कि डायरेक्टर। एक तो मैं खुद डायरेक्टर बन गया, मैं कंपनी चलाऊंगा, और एक मैंने किसी और को डायरेक्टर बना लिया जो कंपनी चलाने में मेरी मदद करेगा। तो अपॉइंट होंगे डायरेक्टर, ठीक है, डायरेक्टर अपॉइंट होंगे। उसके बाद मैं पब्लिक इशू लाऊंगा और मैं शेयर्स इशू करके मनी अरेंज करूंगा। उसके बाद मैं उस मनी से लैंड खरीदूंगा, मतलब जमीन, मशीन खरीदूंगा, बिल्डिंग बनाऊंगा, फर्नीचर बनाऊंगा। उसके बाद मशीनें स्टार्ट होगी, प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, फिर सेल होगी, खर्चे होंगे, प्रॉफिट होगा। मतलब कंपनी पहले बनेगी, पब्लिक इश्यूज के बाद आएगा, मशीनरी उसके बाद खरीदेंगे, जमीन उसके बाद खरीदेंगे, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन उसके बाद में होगा, बिजनेस भी उसके बाद शुरू होगा। तो बिजनेस कब शुरू होता है? कंपनी बनने के बाद, ठीक है।
ये हमारा जनरली होता है, यूजुअली यही होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, नेम अप्रूवल, हमें नाम अप्रूव करवाना पड़ता है। उसके बाद होता है कंपनी का रजिस्ट्रेशन, उसके बाद आता है, उसके बाद कंपनी बिजनेस स्टार्ट करती है। तो इन जनरल तो क्या होता है, इन जनरल नेम अप्रूवल होता है, फिर स्टेप्स इन कंपनी, ये फर्स्ट नेम अप्रूवल होता है। सेकंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी होता है। थर्ड, इसके बाद स्टार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, स्टार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी उसके बाद होती है। ये जनरली होता है कि पहले कंपनी का नाम अप्रूव करवाना पड़ता है, फिर कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, फिर कंपनी बिजनेस स्टार्ट करती है। मतलब कंपनी बिजनेस स्टार्ट कब करती है, कंपनी बन जाने के बाद। ये यूजुअली होता है, ये जनरली होता है। स्टेप्स इन कंपनी, कंपनी के में स्टेप्स क्या होती है, पहले नाम अप्रूवल, नाम पहले अप्रूव करवाना पड़ता है, फिर कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है। इनकॉर्पोरेशन मतलब रजिस्ट्रेशन, एट आरओसी, रजिस्ट्रेशन होता है। कंपनी बन जाती है, उसके बाद डायरेक्टर आते हैं, फिर बिजनेस शुरू करते हैं, फिर बिजनेस एक्टिविटी उसके बाद होती है। ये इन जनरल होता है, ठीक है। इसमें कोई किसी को बेटा डाउट कुछ पूछना है, फ्री होकर डाउट पूछो। डाउट पूछने में जितने खुले रहोगे उतना आपको अच्छा रहेगा। एक बार खुल जाओ, डाउट पूछने का डर खत्म कर दो। कोई डाउट पूछना है बेटा किसी को, अभी तक जो भी पढ़ा है उसके अंदर जो भी बताया उसमें कोई दिक्कत, कुछ भी अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत हो तो बोलो, क्योंकि शुरुआत में आपको दिक्कतें आ सकती है। बोलो जल्दी। कोई भी समस्या? बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब बेटा क्या होता है, ये तो यूजुअली होता है। अब मैं आपको कुछ नया बताने वाला हूँ। नया समझ में तब आएगा जब आपको ये समझ में आ गया हो कि यूजुअली क्या होता है, और अब मैं आपको स्पेशल क्या होने वाला है वो बताने जा रहा हूँ। जब तक ये पता नहीं कि यूजुअली ये होता है, जनरली ये होता है, तो आपको वो उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा। इन जनरल पहले कंपनी का नाम अप्रूव होता है, वो तो ठीक है। उसके बाद कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद ही कंपनी डायरेक्टर अपॉइंट करती है, फंड रेज करती है, फिर वो मनी, फिर बिजनेस स्टार्ट करती है। पार्टनर से 190 करोड़ मैं पार्टनरशिप बनाकर 190 करोड़ अरेंज कर सकता हूं क्या? बोलो। 190 करोड़ अरेंज करना आसान है क्या पार्टनर? बेटा पार्टनरशिप में ज्यादा पार्टनर बनाना संभव नहीं है। यदि मैंने पार्टनरशिप बना ली, 200 लोगों की पार्टनरशिप बन सकती है क्या? 2000 लोगों की पार्टनरशिप बन सकती है क्या? पार्टनर हर व्यक्ति बेटा बिजनेस चला सकता है, बिजनेस चलने का राइट सबको होता है। 2000 लोग मिलकर बिजनेस चलाएंगे तो सोच लो बिजनेस एक दिन में नहीं चलेगा। तो फर्म बनाकर इतना बड़ा फंड रेज नहीं कर सकते। हाँ, और कोई इशू? ठीक है। अब मैं आपको जो चैप्टर हमारा इंटरमीडिएट में है वो बताने जा रहा हूं। अब जैसे मैंने सोचा कि मैं एक इंडस्ट्री स्टार्ट करूंगा, उसके लिए मैं पहले नाम अप्रूव करवाने वाला था। नाम अप्रूव में मुझे कम से कम 10-12 दिन लगेंगे। उसके बाद में कंपनी बनाने की प्रोसेस शुरू करूंगा, उसमें महीना भर 15 दिन 20 दिन लगेंगे। उसके बाद कंपनी बनेगी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आएगा, उसके बाद में
बिजनेस शुरू करने की सोच सकता हूँ, उसके बाद ही बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ। कंपनी बनने के बाद ही मैं बिजनेस शुरू कर सकता हूँ। अंडर द शेल्टर ऑफ कंपनी, कंपनी के अंदर मैं बिजनेस शुरू कर सकता हूँ कंपनी बनने के बाद। और जो मैं जो प्रैक्टिकल सिचुएशन लेके चल रहा हूँ, मुझे 190 करोड़ चाहिए, मैं कंपनी बनने दूंगा। कंपनी बनने के बाद मैं डायरेक्टर अपॉइंट करूंगा। डायरेक्टर अपॉइंट करने के बाद मैं पब्लिक इशू लाऊंगा। पब्लिक इशू लाने में महीनों लगते हैं, 3-4 महीने 6 महीने लग सकते हैं। फिर 190 करोड़ रुपए लाऊंगा, फिर मनी आएगी, फिर जमीन खरीदूंगा, बिल्डिंग बनाऊंगा, मशीन खरीदूंगा, फर्नीचर बनाऊंगा। साल भर बाद मेरा बिजनेस शुरू होगा। साल भर बाद सेल शुरू होगी, प्रोडक्शन शुरू होगा, सेल शुरू होगी, तब टाइम लगेगा अभी तो। ये तो इन जनरल है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ स्पेशल, सुनिएगा और समझेगा जो हमारा चैप्टर है बेटा। नंबर 1, जैसे मेरे दिमाग में आया एक इंडस्ट्री, और वो है जो मैंने बताई जूस इंडस्ट्री, मतलब केनिंग इंडस्ट्री। ठीक है, आप समझ गए होंगे। केनिंग इंडस्ट्री में डालना चाहता हूं, जिसका प्रोजेक्ट 200 करोड़ का है। उसके लिए मैंने कंपनी बनाने की सोच रहा हूं मैं, पर अभी मैंने कोई काम, सिर्फ दिमाग में है मेरे वो कंपनी, मैं उसको पेपर पे नहीं लाया हूं अभी। ठीक है, अब अभी तो मैंने नाम भी तय नहीं किया। अभी तो मैंने नाम भी तय नहीं किया उस कंपनी का। मेरे पास एक न्यूज आती है कहीं से भी, एक जूस इंडस्ट्री जिसे मैं डालना चाहता हूं, लगभग वैसी इंडस्ट्री, यहां से 70 किलोमीटर दूर इंडस्ट्रियल एरिया में एक जूस इंडस्ट्री, लगभग वैसी ही इंडस्ट्री जिसे मैं डालना चाहता हूं, वैसी इंडस्ट्री किसी और व्यक्ति की है। वो इंडस्ट्री चलती हुई पोजीशन में बेचना चाहता है किसी को भी। जैसा प्लांट में डालना चाहता हूं, लगभग वैसा ही सिमिलर प्लांट ऑलरेडी इंडस्ट्रियल एरिया में चल रहा है। जिस व्यक्ति का, मान लो मिस्टर चोपड़ा है, वो ये प्लांट चला रहे हैं। अब वो मिस्टर चोपड़ा वो प्लांट बेचकर यूएसए सेटल होना चाहते हैं अपने बेटे और बेटियों के साथ। उनके सारे बच्चे यूएसए में सेटल हो गए। वो भी सोचते हैं कि उनकी एज भी अब 62 हो गई। वो सोचते हैं कि अब मैं भी ये इंडस्ट्री बंद करके, इंडस्ट्री छोड़कर बच्चों के साथ यूएसए सेटल हो जाऊं। तो वो इंडस्ट्री बेचना चाहते हैं, बंद नहीं करना चाहते। इंडस्ट्री चलती हुई हालत में, उनका प्लांट है, उनके पास जमीन है, बिल्डिंग है, मशीन है, ऑफिस है, प्रोडक्शन हो रहा है, मार्केटिंग टीम है, सेल कर रही है, अकाउंट ऑफिस है, अकाउंटिंग कर रहा है, सब कुछ वेल सेट है, बिजनेस गोइंग ऑन है, चलता हुआ बिजनेस है। वो चलता हुआ बिजनेस बेचना चाहते हैं। तो बेटा यहां पर अब मैंने सोचा कि यार मैं मेरा प्लांट शुरू करने की जो सोच रहा हूं, उसमें तो 1 साल लगेगा। नाम अप्रूव कराऊंगा, कंपनी बनाऊंगा, डायरेक्टर अपॉइंट करूंगा, पब्लिक इशू लाऊंगा, मनी आएगी, फिर जमीन खरीदूंगा, बिल्डिंग बनाऊंगा, मशीन इंस्टॉल करूंगा, फर्नीचर बनाऊंगा ऑफिस का, फिर प्रोडक्शन शुरू होगा, फिर सेल शुरू होगी। इट विल टेक अराउंड 1 ईयर। तो बेहतर है मैं इस इंडस्ट्री में जाकर बात करूं। मैं मिस्टर चोपड़ा से मीटिंग किया और मिस्टर चोपड़ा से मैंने डील की। डील ये की कि वो जो डील फाइनल हुई, मुझे वो प्लांट, वो प्रोजेक्ट मुझे 175 करोड़ में बेचने को रेडी है। जिसके लिए मैंने सोचा था 200 करोड़ लगेगा, वो मुझे लगभग वैसा ही प्लांट रेडी पोजीशन में, रनिंग कंडीशन में, चलता हुआ बिजनेस 175 करोड़ में वो देने को तैयार है। मैंने सोचा मेरा फायदे का सौदा है, और यदि मैं ये खरीद लेता हूं तो 1 साल का मुझे इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि मैं आज से सीट चेयर पे बैठूंगा। आज से प्लांट जो चालू हालत में है, प्रोडक्शन चल रहा है, सेल चल रही है, एक्सपेंसेस हो रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं चाहते ही वो प्लांट रनिंग कंडीशन में मेरे पोजीशन में आ जाएगा। तो मैंने उनसे डील करी और डील फाइनलाइज हुई 175 करोड़। पर चूंकि मेरे पास 175 करोड़ है नहीं, और न मेरी औकात है कि 175 में ला पाऊंगा अपने नंबर, तो मैंने मिस्टर चोपड़ा से कहा कि मिस्टर चोपड़ा, मैं आपसे डील करता हूं
इस प्लांट को खरीदने की, पर ये डील मैं नहीं कर रहा। ये डील मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं। मेरे माइंड में, मेरे दिमाग में, मेरे मस्तिष्क में एक कंपनी चल रही है। वो कंपनी अभी बनी नहीं है, अभी तो उसका नाम भी तय नहीं हुआ, और वो कंपनी के लिए, उसके बिहाफ पर मैं आपसे ये बिजनेस खरीदने की डील करना चाहता हूं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, पर ऐसा हो सकता है। उसके पीछे मैं आपको लॉजिक भी दे सकता हूं, क्योंकि लॉजिक मेरी सबसे फेवरेट टीचिंग का एक हिस्सा है। लॉजिक्स, हर बात में लॉजिक, हर बात में रीजन बाय, क्या होता है वो भी और क्यों होता है वो भी, उसका जवाब आप जब भी मांगेंगे मैं आपको निराश नहीं करूंगा। आपको हमेशा रिप्लाई मिलेगा लॉजिक, रीजन, रीजनिंग। तो मैं मिस्टर चोपड़ा से बात किया कि मुझे आपका ही बिजनेस खरीदना है 175 करोड़ में, और इसके लिए मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको 175 करोड़ में से 10 करोड़ अभी ले लो, वो मेरे पास है, और बचा हुआ 165 करोड़ मैं आपको दूंगा 3 महीने बाद। मुझे अपने आप पर कॉन्फिडेंस है कि मैं 3 महीनों में 165 करोड़ अरेंज कर उनको दे दूंगा। तो मिस्टर चोपड़ा को बिजनेस बेचना ही था, और इतनी बड़ी डील में पेमेंट इमीडिएटली कभी नहीं होता, पेमेंट में हमेशा टाइम मिलता है। तो मिस्टर चोपड़ा ने डील एक्सेप्ट कर ली, और मिस्टर चोपड़ा 10 करोड़ लेकर निकल लिए यूएसए, शिकागो। अपने बेटे बेटी के साथ चले गए, शिकागो चले गए, और अब सीट पर मैं हूं। अब मेरी क्या, मेरा स्टेटस, मेरी हैसियत क्या है, मेरा पोजीशन क्या है अभी मैं हूं। मैं आपसे अभी पूछ नहीं सकता, मैं खुद ही बता दूं आपको। मैं हूं प्रमोटर। कंपनी जो बनाने की पहल करता है, जो कंपनी बनाने के लिए इनिशिएटिव लेता है, कंपनी बनाने के लिए तैयारी करता है, कंपनी बनाने के लिए काम करता है, वो होता है प्रवर्तक, प्रमोटर। मैं कंपनी का क्या हूं? प्रमोटर। और मैंने प्रमोटर, जो कंपनी बनाने का जिसके दिमाग में विचार आता है, वो मैं वो व्यक्ति हूं, और उसमें मैं उसको कंपनी में कन्वर्ट करके बताऊंगा, तो मैं प्रमोटर हूं। मतलब मैंने कंपनी बनने के पहले कंपनी के बिहाफ पर साइन कर दिए, कंपनी के लिए काम कर लिया, कंपनी बनने के पहले कंपनी के लिए मैंने एग्रीमेंट कर लिया बिजनेस खरीदने का। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ये अलाउड है। अभी मैं आपको ज्यादा लॉजिक बताकर परेशान नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मैं लॉजिक पे आ गया अभी शुरुआत से, तो आप थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं रहेंगे मेरी टीचिंग से, इसलिए मैं आपको अभी ज्यादा लॉजिक में उलझाना नहीं चाहता हूं। अदरवाइज मेरे पास हर चीज के स्ट्रॉन्ग रीजन है। कंपनी ऐसा क्यों कर सकती है, मेरे पास रीजन है, पर मैं आपको बताऊंगा फ्यूचर में। पर कंपनी ऐसा कर सकती है, मतलब मैं कंपनी के बिहाफ पर, कंपनी जिसके अभी अते पते नहीं, कंपनी का नाम भी पता नहीं, कंपनी रजिस्टर्ड नहीं हुई, और उस कंपनी के लिए मैंने एक बिजनेस खरीदने की डील कर ली, और उस डील में लिखा है कि मैं बिजनेस एक कंपनी के लिए खरीदने जा रहा हूं, और मैं आपको पेमेंट 3 महीने बाद करूंगा। ठीक है, ये डील करके मिस्टर चोपड़ा गए, फुर्र हो गए, यूएस चले गए, यूएसए, और मैं उनकी सीट पर बैठा हूं। अब मैं प्रमोटर के हैसियत से बिजनेस चलाने के लिए आ गया। अब इसके बाद मैंने फटाफट कंपनी का नाम अप्रूव करवाया, जिस नाम से मैं कंपनी रखना चाहता हूं उस नाम को मैंने अप्रूव कराया। मैंने नाम जो भी मुझे पसंद आया वो नाम मैंने भेजे, 5 नाम भेजे। मुझे आरओसी ने एक नाम उसमें से अप्रूव करके दे दिया, और मैंने इसमें मुझे 10-12 दिन लग गए नाम अप्रूव करवाने में। उसके बाद नाम अप्रूव होके आया, फिर मैंने क्या चालू करूंगा उसके बाद? नाम अप्रूव होने के बाद मैं क्या करूंगा, बोलो क्या करूं? बन गई कंपनी? कंपनी बन गई क्या? अभी तो सिर्फ नाम अप्रूव हो गया है कि आप इस नाम से कंपनी बना सकते हो। मुझे चाहे मैं लॉ पर ध्यान नहीं देता हूं, तो मैं शायद कुछ 90-30 दिन ऐसे कुछ दिन मिलते हैं, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं, कुछ दिन मिलते हैं कि उतने दिन में आपको उस नाम से कंपनी बनाने के लिए इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। मान लो
XYZ डेज मुझे मिले, मैंने उन दिनों के अंदर अंदर कंपनी बनाने के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये वो सब मैंने बनाकर ROC ऑफिस पहुंचा दिए। 10-12 दिन तो मुझे लग गए कंपनी का नाम अप्रूव कराने में। तब तक बिजनेस बंद है या चल रहा है बोलो? वो मिस्टर चोपड़ा गए, अब सीट पे मैं बैठा हूं, क्या मैं प्रोडक्शन रोक दूं, सेल बंद कर दूं, परचेज बंद कर दूं रॉ मटेरियल की, और प्लांट बंद करके बैठ जाऊं कि जब तक कंपनी नहीं बनेगी तब तक सब बंद? बोलो कि चलता रहेगा सब कुछ? प्लांट बंद कर दूं या चलने दूं? चोपड़ा जी चले गए। चोपड़ा जी के जाने के बाद मुझे जूस बनाना है, मान लो ऑरेंज जूस है तो ऑरेंज जूस खरीदना बंद कर दूं, जूस बनाना बंद कर दूं, मशीनें ठप कर दूं, सारे सेल डिपार्टमेंट को बोल दूं कि अब माल नहीं बिकेगा जब तक कंपनी ना बने, परचेज डिपार्टमेंट को बोल दूं कि ऑरेंज जूस खरीदना बंद कर दो जब तक कंपनी ना बने, यहाँ कंपनी चलने दूं, प्रोडक्शन चलने दूं? क्या बोलते बेटा आप लोग? जनरल नॉलेज से बोलो ना। चलने दूं? बिल्कुल चलने दूं, प्रोडक्शन चलने दूं, परचेज चलने दूं, सेल चलने दूं, एम्प्लॉय को सारा एज यूजुअल जो चल रहा है चलने दूं। सिर्फ एक चेंज आएगा, मिस्टर चोपड़ा चेयर से हटे हैं और मैं उनकी चेयर पे बैठा हूं, बाकी सब कुछ एज इट इज है। हाँ, पर ये जरूर होगा कि मैं चोपड़ा जी को कहूंगा अपनी किताब बुक्स ऑफ अकाउंट ले जाओ, अपनी अकाउंट्स की बुक्स जिस पर आप बुक्स बोलते हैं ना, बुक्स ऑफ अकाउंट, वो ले जाओ। मिस्टर चोपड़ा अपनी बुक्स अकाउंट लेंगे और मैं अपनी नई बुक्स ऑफ अकाउंट स्टार्ट करवा दूंगा पहले दिन से। मेरी बुक्स तो बदलेगी ना, मशीन वही रहेगी, जमीन वही रहेगी, मार्केटिंग टीम मैंने नहीं बदली, सब कुछ प्रोडक्शन ऑफिसर वही रहने दिया, अकाउंट डिपार्टमेंट चल रहा है, सब वही चल रहा है। सिर्फ मैं क्या करूंगा, सिर्फ मैं क्या करूंगा, बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं ले आऊंगा। जिस दिन से मैंने बिजनेस सेंडोवर लिया, मिस्टर चोपड़ा गए, तब से मैंने बुक्स स्टार्ट कर दी। पर आज ये बुक्स का मालिक कौन है पता नहीं, ऑनरशिप किसकी है पता नहीं, इसका ऑनर कंपनी बनने वाली है पर अभी पता नहीं। बेटा ये राहुल आपका क्वेश्चन मुझे अभी समझ नहीं आया, तो ऐसे क्वेश्चन मुझे आप व्हाट्सएप पे पूछना, क्योंकि वो क्वेश्चन ऐसा नहीं कि मैं आपको यहाँ जवाब दूं, आप मुझे व्हाट्सएप पे डाउट पूछेगा, अपन राहुल बेटा उस व्हाट्सएप पे बात करेंगे, है ना? बिल्कुल आपके जवाब सारे मिलेंगे। जो जवाब मुझे क्लास में लगता है मैं क्लास में जवाब दूंगा, और जो मुझे लगता है कि यहाँ रेलिवेंट नहीं है वो मैं बाद में दूंगा। कंपनी अभी रजिस्टर्ड नहीं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं क्या बेटा? अभी इसका कोई मीनिंग नहीं है अपने लिए, ठीक है? व्हाट्सएप पे हम बात करेंगे। हाँ, तो मैंने कंपनी बनने के पहले कंपनी के बिहाफ पर बिजनेस खरीद लिया पहली बार, पेमेंट तय करा 3 महीने बाद दूसरी बार, और बिजनेस अभी चल रहा है एज इट इज तीसरी बार, और बुक्स ऑफ अकाउंट मैंने नई शुरू कर दी है। ये सारी बातें मैंने आपको बताई। अब मिस्टर चोपड़ा अपनी बुक्स उड़ा के चले गए। अभी तो बेटा डायरेक्टर एक एम्प्लॉय टाइप होता है, मैंने डायरेक्टर कोई शेयर होल्डर नहीं होता। डायरेक्टर एक व्यक्ति जो कंपनी चलाता है वो मैनेजर पर्सन होता है, लेकिन वो कोई शेयर होल्डर होना जरूरी नहीं होता। तो ठीक है, मैं अभी जैसे आप लोग सब मेरे शेयर होल्डर बनने वाले हो, पर जरूरी नहीं कि आप डायरेक्टर बने। आप सब क्या बनोगे? शेयर होल्डर। पर आप में से किसी को भी आप मान लीजिए लंदन में है, आप बेंगलोर में है, आप पुणे में है, एक लखनऊ में है, एक हैदराबाद में है, एक भोपाल में है, तो आप तो शेयर होल्डर बनेंगे ना। कंपनी चलाने के लिए मैं हूँ, तब मुझे कंपनी बनाने के लिए एक व्यक्ति और चाहिए कंपनी चलाने के लिए। तो मैंने एक अच्छा बंदा जो इस इंडस्ट्री में माहिर है उसको मैंने अपॉइंट कर लिया एज ए डायरेक्टर। लेकिन अभी कहाँ, अभी तो कंपनी नहीं बनी, अभी तो अपॉइंटमेंट कैसे होगा, वो बात की बात है। तो अभी तो मैं ही हूँ बस प्रमोटर, इसलिए डायरेक्टर का अपॉइंट। गौरी शर्मा बेटा आपका डायरेक्टर का अपॉइंट अभी नहीं आएगा क्योंकि कंपनी नहीं बनी, तो अभी तो मैं प्रमोटर हूँ। अब यहाँ पर अब मैं इधर बिजनेस चल रहा है, इधर मैं नाम अप्रूव करवाने की तैयारी शुरू करूंगा, इधर प्रोडक्शन चल रहा है, सेल चल रही है, एक्सपेंसेस हो रहे हैं, प्रॉफिट भी हो रहा है। अब मैं जल्द से जल्द नाम अप्रूव करवा लूंगा,
12 दिन में नाम अप्रूव होके आ गया, फिर वो नाम से कंपनी बनाने के लिए मैंने 10 दिन में अप्लाई भी कर दिया। उसके बाद कंपनी बनने का अब एक दिन ऐसा हुआ जिस दिन कंपनी का मुझे फॉर्मेशन सर्टिफिकेट मिल गया, लेकिन उसमें लग गए 2 महीने। कितने महीने? 2 महीने लग गए कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाने में। ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम्स मुझे 2 महीने लग गए। तो मेडिकल में एग्जाम्पल ही ले रहा हूँ, 2 महीने जरूरी नहीं है कि 2 महीने लगे, हो सकता है 1 महीने में सब कुछ हो जाए। मैंने इजी करने के लिए अभी ले लिया है 2 महीने में कंपनी बन गई। तब तक बिजनेस कौन चला रहा है? मैं, मतलब कौन? प्रमोटर। ना मैं शेयर होल्डर हूं, ना मैं डायरेक्टर हूं, मैं क्या हूं? सिर्फ प्रमोटर। मैं बिजनेस चला रहा हूं, मैं वहां सारा मैनेजमेंट देख रहा हूं एज ए प्रमोटर। अब 2 महीने बाद कंपनी बन गई, मुझे एक सर्टिफिकेट मिल गया, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ गई। अब कंपनी बनने के बाद मैं क्या करूंगा? एक मिस्टर कोई भी है, मिस्टर कबीर, उनको मैंने कहा कि भाई आपको इस इंडस्ट्री का बहुत बढ़िया नॉलेज है, आ जाओ मेरे साथ ज्वाइन करो। तो उसको मैंने कंपनी बनने के बाद क्या कर दिया, मैं भी अपॉइंट हो गया एज ए डायरेक्टर, और मिस्टर कबीर को भी क्या बना लिया? डायरेक्टर। अब डायरेक्टर मैं और मिस्टर कबीर हैं, ठीक है भाई, ये भी हो गया। अब हम 2 मिलकर कंपनी चलाएंगे। और मान लो मुझे और लगता है कि आपको ज्यादा लोग चाहिए, तो मान लो कोई थर्ड और कोई पर्सन है, उसको भी ले लूंगा, वो भी बन जाएंगे एज ए डायरेक्टर। तो मैंने उनको एज ए डायरेक्टर अपॉइंट किया और मैं भी डायरेक्टर बन गया। फिर मैं पब्लिक इशू की तैयारी करूंगा, और उसके बाद पब्लिक इशू ले आऊंगा और आप सभी को क्या बना लूंगा? शेयर होल्डर। और मैंने आपसे 165 करोड़ इकट्ठा कर लिया। कितना? पब्लिक इशू के थ्रू 165 करोड़ इकट्ठा कर लिया, और वो 165 करोड़ मैंने 3 महीने के अंदर 3 महीने बाद मिस्टर चोपड़ा को दे दिया। 165 करोड़ मैंने आपसे इकट्ठा करके मिस्टर चोपड़ा को दे दिया, लेकिन 3 महीने लग गए उनको पेमेंट करने में, और मैंने उनको 3 महीने का टाइम मांगा ही था, और 3 महीने 3.5 महीने में मैंने उनको पेमेंट कर दिया। अब मिस्टर चोपड़ा का हमारा कोई कनेक्शन नहीं रहा। मिस्टर चोपड़ा अपना बिजनेस बेचकर चले गए, और उनको उनका 175 करोड़ मिल गया। 10 करोड़ मैंने दे दिया था, 165 करोड़ आपसे लिया, वो लेकर मैंने दे दिया है मिस्टर चोपड़ा को। अब मैं भी वहां शेयर होल्डर हूं, 10 करोड़ क्या मनी मैंने लगाई है, तो 10 करोड़ के शेयर्स मुझे मिलेंगे। 10 करोड़ की इक्विटी मैंने लगाई है, और 165 करोड़ के शेयर्स आपने लिए हैं। आप भी वहां कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर हैं, मैं भी कंपनी का इक्विटी शेयर होल्डर हूं, पर मैं कंपनी में इक्विटी शेयर होल्डर के अलावा डायरेक्टर भी हूं। अब ठीक है, इसके बाद अब कंपनी बिल्कुल फ्लो में आ जाएगी, सब कुछ अब कंपनी के अंदर चलेगा। अब कंपनी कौन चलाएंगे? प्रमोटर या डायरेक्टर? डायरेक्टर। अब सारा काम कौन देखेंगे? डायरेक्टर। आप तो शेयर होल्डर हैं, आपको तो जब फ्यूचर में प्रॉफिट होगा और उस प्रॉफिट में से डिविडेंड दिया जाएगा आपको, वो बात की बात है। आप तो सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर हैं। हाँ, मीटिंग होगी, एनुअल मीटिंग में आप लोग आएंगे। हाँ, मैं और मिस्टर कबीर हम लोग हैं डायरेक्टर। हमारी मीटिंग साल में 4 जरूरी होती है, पता है ना आपको? शायद नहीं पता है। डायरेक्टर मीटिंग साल में मिनिमम 4 होना चाहिए, पर शेयर होल्डर मीटिंग तो बाद में होती है, एजीएम वगैरह। तो आप और हम तो साल में एक ही बार मिलेंगे। आपको मैं साल के एंड में बुलाऊंगा, आओ मीटिंग करें अपन। और हमारी शेयर होल्डर की मीटिंग तो साल में एक आध बारी होगी, लेकिन हम डायरेक्टर तो काम डिसीजन मेकिंग के लिए कई बार मीटिंग करेंगे। तो हम और मिस्टर कबीर डायरेक्टर हैं, वो कंपनी चलाते हैं। और हाँ, लेकिन एक चीज है, एक बात बताना मैं भूल गया। जैसी कंपनी बनेगी 2 महीने बाद, 2 महीने बाद कंपनी बनेगी, मैं भी डायरेक्टर हूं, कबीर भी डायरेक्टर है। अब कंपनी बन गई, डायरेक्टर अपॉइंट हो गए, कंपनी बन गई और डायरेक्टर अपॉइंट हो गए। कौन? मैं और मिस्टर कबीर अपॉइंट हो गए एज ए डायरेक्टर। या मान लो मैंने एक व्यक्ति 2 या 3 या 4 या कुछ भी, मिनिमम 2 चाहिए, 2 से ज्यादा कुछ भी हो सकते हैं, 10 डायरेक्टर, 5 डायरेक्टर, 6 डायरेक्टर, 4 डायरेक्टर, जितने भी हो। मान लीजिए हमने डायरेक्टर बनने के बाद एक मीटिंग बुलाई डायरेक्टर्स की, और उस मीटिंग में बुलाकर सबसे पहला काम क्या किया? कंपनी बनने के बाद पहली मीटिंग हुई
और पहली मीटिंग में हमने क्या किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने सबने मिलकर मेरे द्वारा की गई डील को विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट एक्सेप्ट कर लिया गया। ये बात को सोचिए, मैंने क्या बोला, क्या बोला मैंने जो डील की थी 175 करोड़ में कंपनी के बिहाफ पर बिजनेस खरीदने की, वो डील पर मैंने साइन किए थे एज ए प्रमोटर। उस डील को कंपनी ने अपने फॉर्मेशन के बाद एक्सेप्ट कर लिया विद मतलब फ्रॉम बैक डेट विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। बैक डेट से उस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लिया, मतलब अब मेरे द्वारा की गई डील को कंपनी ने भी स्वीकार कर लिया कि हाँ भाई ये डील सही है, और वो डील अब कंपनी पर एप्लीकेबल होगी, कंपनी उस डील को कंप्लीट करेगी। फिर उसके बाद पब्लिक इशू आएगा, फंड्स आएंगे 165 करोड़ और वो मिस्टर चोपड़ा को दे दिए जाएंगे 165 करोड़, और ये बिजनेस अब कंपनी चलाएगी क्योंकि कंपनी बन चुकी है। ये हमारा स्पेशल ट्रांजैक्शन है, इसके बारे में आप मुझसे कुछ बातें कर सकते हो। जनरल डरो मत, मैं आपको बोलता हूँ बेटा, मैं एकेडमी के सबसे स्ट्रिक्ट टीचर में से हूँ, डिसिप्लिन की बहुत परवाह करता हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ अच्छे रिजल्ट के लिए मुझे आपका एक स्ट्रिक्ट टीचर भी बनना है, मुझे आपका एज ए पेरेंट भी बनना है कि मैं आपको गाइड कर सकूं, आपको डांट सकूं एज ए पेरेंट कि नहीं आपका करियर के लिए क्या जरूरी है, और तीसरा मैं आपका फ्रेंड भी बन सकता हूं, आपका फ्रेंड भी हो सकता हूं, ताकि आपको मुझसे डर न रहे। मैं हर रोल में फिट होने को तैयार हूं, आप मुझसे डरिए बिल्कुल मत, बिल्कुल फ्रेंडली रहिए। बस मुझे आप डाउट है तो पूछिए, आप डाउट को दिमाग में मत रखिए, डाउट को घर मत ले जाइए, मुझे यहाँ पूछिए, क्लास के बाहर पूछिए, व्हाट्सएप पे पूछिए, पर डाउट पूछो, कोई भी दिमाग में मत रखो। डायरेक्टर और प्रमोटर में क्या डिफरेंस है बेटा? अभी जब मैं कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, कंपनी बनी नहीं तो मैं प्रमोटर हूँ। कंपनी बनने के बाद कौन अपॉइंट होंगे? कंपनी बनने के बाद यदि मैं ही जो कंपनी चलाने के लिए व्यक्ति होते हैं वो होते हैं डायरेक्टर। वो कब अपॉइंट होते हैं? कंपनी बनने के बाद। वो प्रमोटर कब तक होता है? कंपनी बनने के पहले। यदि मैं ही बिजनेस संभालना चाहता हूँ, मैं ही बिजनेस मैनेज करना चाहता हूँ, तो कंपनी बनने के पहले मैं बिजनेस संभाल रहा हूँ तो मैं प्रमोटर हुआ, और कंपनी बनने के बाद मैं ही बन जाऊंगा डायरेक्टर। ये फर्क है प्रमोटर और डायरेक्टर में। प्रमोटर मतलब कंपनी बनने के पहले, और डायरेक्टर मतलब कंपनी बनने के बाद जो मैनेज करता है वो डायरेक्टर होता है। प्रमोटर वो व्यक्ति जो कंपनी बनाने की पहल करता है, पर्सन हु टेक्स इनिशिएटिव टू फॉर्म ए कंपनी। प्रमोटर ही डायरेक्टर बन सकता है, नहीं भी बने। प्रमोटर को भी वो शेयर, हाँ बेटा प्रमोटर तो शेयर्स लेगा ही ना, नहीं तो वो कंपनी कैसे, उसका कंपनी में उसका इन्वॉल्वमेंट कैसे रहेगा? प्रमोटर जो कंपनी बनाता है वो तो शेयर्स लेगा ही। मतलब मैं यदि प्रमोटर हूँ तो कंपनी बनते ही मैं पहले बनूंगा शेयर होल्डर, 2-4-10 शेयर लेकर के, और फिर बाद में बन जाऊंगा डायरेक्टर। तो मैं कंपनी बनने के पहले सिर्फ प्रमोटर था, कंपनी बनने के बाद शेयर होल्डर भी हूँ और डायरेक्टर भी हूँ। पब्लिक इशू के पहले सेल एक्टिविटी क्यों नहीं चल सकती? चल रही है ना, सेल एक्टिविटी चलेगी बेटा। बेटा मुझे चोपड़ा जी को 165 करोड़ करना है, पर बिजनेस तो चल रहा है ना, परचेज चल रही है, सेल भी चल रही है, सेल से पेमेंट आ रहा है, परचेज वालों को पेमेंट हो रहा है, और चोपड़ा जी को देने के लिए पब्लिक इशू लाया हूँ 165 करोड़। हाँ, आपको भी डाउट, ऑनलाइन वाले डाउट पूछते हैं क्योंकि उनको डर नहीं होता। जनरली डाउट ज्यादा पूछते हैं ऑनलाइन वाले, इसलिए नहीं कि वो बहुत अच्छे बच्चे हैं, वो भी अच्छे हैं, आप भी वैसे हो, पर आपको पूछने में डर लगता है क्योंकि आपको लगता है कि यार मैं पूछूंगा तो सब लोग देखेंगे। डर निकाल दो, पूछो, कुछ पूछना है तो। वो प्रॉफिट कंपनी बनने के बाद डिविडेंड बताऊंगा बेटा बाद में, अभी तक जो बताया उसकी बात कर रहे हैं। कोई डाउट? हाँ बोलिए बेटा। हाँ बेटा, ये क्वेश्चन इट इज नॉट माई कप ऑफ टी। आप जो पूछ रहे हो वो लॉ वाला क्वेश्चन है, जो कंपनी लॉ के टीचर बताएंगे कि लिस्टिंग के लिए कितनी कैपिटल रिक्वायर्ड है, ये आपको लॉ के टीचर बताएंगे। मैंने पढ़ाया अकाउंट्स में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए आप।
अभी जो मैंने पढ़ा है उससे रिलेटेड वो जरूर पूछिए आप। बेटा ऐसा होगा नहीं, डिनाई हो गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। यदि मीटिंग में डायरेक्टर ने बोल दिया कि भाई ये डील अच्छी नहीं है तो मेरा 10 करोड़ गया, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, तो ऐसा जनरली होगा नहीं, क्योंकि मैं ही बन जाऊंगा। क्योंकि बेटा कंपनी बनेगी, कंपनी बनाने वाला कौन? मैं कौन था? प्रमोटर। मैं ही क्या बनूंगा कंपनी बनते ही? शेयर होल्डर। क्या मैं अकेला बनूंगा या मेरे घर के लोगों को भी लूंगा, कुछ लोगों को उनको भी लूंगा, मेरे कुछ फ्रेंड्स को भी लूंगा? डायरेक्टर मैं तो बनूंगा ही, और साथ में मेरे ही किसी व्यक्ति को मैं ही अपॉइंट करवाऊंगा, तो मेरे खिलाफ कैसे जाएगा वो? तो वो मेरी डील तो अप्रूव हो ही जाएगी, मान के चलो आप कि वो डील अप्रूव हो गई और वो डील कंपनी पर अब एप्लीकेबल है, माना जाएगा कि डील कंपनी ने की थी, क्योंकि मेरे सारे वर्क को कंपनी ने अप्रूव कर लिया। पहली मीटिंग में कंपनी ने सारे एग्रीमेंट को स्वीकार कर लिया। अब वो 165 करोड़ कंपनी देगी, और ये 2 महीनों में जो प्रॉफिट कमाया, कब? बिजनेस मैंने ले लिया कंपनी के लिए, और कंपनी बनने में कितने महीने लग गए? 2 महीने। तब तक प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ वो किसका है? अच्छा, 10 करोड़ मैंने दिए और 165 करोड़ आप लोगों ने दिए। अल्टीमेटली 10 करोड़ के बदले मुझे शेयर्स मिल गए, और आपको भी 165 करोड़ के बदले शेयर मिल गए। आप भी शेयर होल्डर, मैं भी शेयर होल्डर। मैं 10 करोड़ का शेयर होल्डर, आप 165 करोड़ के शेयर होल्डर। तो मिस्टर चोपड़ा को 175 करोड़ किसने दिए? कंपनी ने दिए, क्योंकि हमने मनी किसको दी? कंपनी को। कंपनी ने बदले में हमें क्या दे दिए? इक्विटी शेयर्स। तो अब 165 प्लस 10 175 करोड़ माना जाएगा कि कंपनी ने पे किए हैं, और ये 2 महीने का प्रॉफिट भी कंपनी को मिलेगा। बिजनेस पे चला रहा था किसके बिहाफ पर? कंपनी के बिहाफ पर। पेमेंट किसने किया? अल्टीमेटली कंपनी ने किया। तो प्रॉफिट किसको मिलेगा इस 2 महीने का? कंपनी को मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा। मैं तो सिर्फ बिजनेस ऑपरेट करने वाला एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सन हूं कंपनी का। मैं कंपनी के बिहाफ पर बिजनेस चला रहा हूं। वो प्रॉफिट मेरा नहीं होगा, बल्कि वो प्रॉफिट कंपनी का होगा। कंपनी बनी है 2 महीने बाद, लेकिन उन 2 महीनों के प्रॉफिट जो कंपनी बनने के पहले हैं वो भी कंपनी को मिलेंगे। कंपनी बनी है 2 महीने बाद, डील होने के 2 महीने बाद, लेकिन ये 2 महीने के प्रॉफिट मिलेंगे किसको? कंपनी को मिलेंगे। मेरा उसमें कुछ नहीं, मैं तो वहां पर किस हैसियत से काम कर रहा हूं? प्रमोटर की हैसियत से। और बाद में क्या बन जाऊंगा मैं? डायरेक्टर। अच्छा बताओ बेटा, अब मैं डायरेक्टर हूं, मिस्टर कबीर डायरेक्टर है, हम दोनों मिलकर बिजनेस चला रहे हैं। बिजनेस हम चला रहे हैं, बताओ प्रॉफिट हम दोनों का है क्या कंपनी का? ये बताइए आप, प्रॉफिट डायरेक्टर का होता है या कंपनी का होता है? कंपनी का, और कंपनी बांटती है उस प्रॉफिट को शेयर होल्डर को। तो कमाने वाले हम हैं, हम कंपनी के बिहाफ पर काम करने वाले हैं, पर प्रॉफिट हमारा नहीं होता। उसी तरह से मैं प्रमोटर था तो कंपनी के बिहाफ पर काम कर रहा था, उस कंपनी के बिहाफ पर काम कर रहा था जो कंपनी है ही नहीं। मान लो मैंने यहाँ पर एक डेट लेता हूँ, 1 अप्रैल से हुआ, 1 जून 2021 को बिजनेस खरीद लिया। ये है बिजनेस परचेज। इस दिन 1 जून को मिस्टर चोपड़ा से बिजनेस खरीद लिया गया। हाँ, डिवेंचर कंपनी कंपनी बनने के बाद इशू होते हैं डिवेंचर और शेयर्स। हाँ बेटा, 1 जून 2021 को बिजनेस खरीद लिया मिस्टर चोपड़ा से। अब यहाँ पर कंपनी बन गई क्या? यहाँ कंपनी 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, जून गया, जुलाई गया, 1 अगस्त 2021 को ये है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, और यहाँ ईयर एंड आया 31 मार्च 2022। ये है ईयर एंडिंग, क्योंकि मार्च एंडिंग होता है सबका। ये है ईयर एंडिंग। अब बेटा बिजनेस यहाँ से खरीद लिया, यहाँ से बिजनेस चल रहा है, ये मिस्टर चोपड़ा चले गए, तो ये क्योंकि बिजनेस तो यहीं से चल रहा है, प्रोडक्शन यहाँ भी चल रहा है, सेल यहाँ भी हो रही है, तो यहाँ भी प्रॉफिट हुआ। तो ये प्रॉफिट किसका माना जाएगा? किसका माना जाएगा? कंपनी का। चलिए, मेरा टाइम हो गया क्या? टाइम कब तक है अपना? 10:50 बेटा, ठीक है। हाँ, अभी 5 मिनट। तो ये बेटा, ये है डेट ऑफ बिजनेस परचेज। इस दिन मिस्टर चोपड़ा से मैंने बिजनेस खरीद लिया।
और यहाँ तक, यहाँ पर अब क्या क्या हुआ, यहाँ मैंने बिजनेस खरीद लिया मिस्टर चोपड़ा से कंपनी के लिए, पर कंपनी के पते ही नहीं, कंपनी के आते पते नहीं, और मैंने कंपनी के लिए बिजनेस खरीद लिया, मैं हूँ प्रमोटर। यहाँ पर कंपनी बनी, यहाँ पर फिर यहाँ पर शेयर होल्डर बने कुछ लोग, अभी पब्लिक इशू नहीं आया, शेयर होल्डर बन गए, मैं और मेरी फैमिली के कुछ लोग शेयर होल्डर बन गए। कंपनी बनाने के लिए शेयर होल्डर जरूरी है, तो हमने कुछ नॉमिनल से शेयर ले लिए, तो एक आध 2 लाख 5 लाख के शेयर ले लिए, शेयर होल्डर बन गए। फिर हम बन गए डायरेक्टर, अपॉइंट हो गया डायरेक्टर अपॉइंटमेंट, मैं ही शेयर होल्डर बन गया, और साथ में मेरे कुछ लोगों को शेयर होल्डर बना लिया, मेरे अपने लोगों को, और फिर मैं डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया। अब डायरेक्टर अपॉइंट हो गए, इसके बाद क्या आएगा, पब्लिक इशू। अब और होंगे सो मेनी शेयर होल्डर। अब आप लोग भी कंपनी में आ गए शेयर होल्डर बनकर, और फिर पेमेंट टू मिस्टर चोपड़ा, मिस्टर पेमेंट टू सेलर ऑफ बिजनेस। हमने जो बिजनेस बेचने वाला है उसको बोलते हैं वेंडर, उसको हमने पेमेंट कर दिया पब्लिक इशू के बाद। अब ये पेमेंट तो अल्टीमेटली कंपनी ने किया है, तो ये यहाँ के जो प्रॉफिट है, यहाँ के प्रॉफिट, क्योंकि प्रोडक्शन चल रहा है, सेल चल रही है, एक्सपेंसेस हो रहे हैं, सब कुछ एज इट इज है। प्रॉफिट भी हुए 2 महीनों में, जून एंड जुलाई, जून एंड जुलाई, इन 2 महीनों में जो प्रॉफिट हुए ये कंपनी के ही माने जाएंगे, ये कंपनी को ही मिलेंगे। और ये जो पीरियड है इसको बोलते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, और ये जो पीरियड है ये है पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। प्री मतलब बिफोर इनकॉर्पोरेशन, और पोस्ट मतलब आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। तो ये हो गया प्री इनकॉर्पोरेशन एंड ये हो गया पोस्ट। तो यहाँ के प्रॉफिट भी कंपनी के हैं और यहाँ के प्रॉफिट भी कंपनी के हैं। ये हमारा चैप्टर का स्टार्ट है। अब ये प्रॉफिट मैंने कमाए हैं एज ए प्रमोटर ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, इसलिए मैं कंपनी को दूंगा। और इसके बाद तो डायरेक्टर आ गए, वो प्रॉफिट कमाएंगे, वो भी कंपनी को देंगे। पहले मैं प्रमोटर था, अब मैं डायरेक्टर हूं, बस ये नाम चेंज हुआ है, मेरी डेजिग्नेशन बदली है प्रमोटर से डायरेक्टर, लेकिन प्रॉफिट मैंने पहले कमाए वो भी कंपनी के, और एज ए डायरेक्टर कमाए वो भी कंपनी के। तो प्रॉफिट कंपनी को मिलेंगे। बेटा मिस्टर चोपड़ा तो गए, मिस्टर चोपड़ा की फर्म थी, वो प्रोप्राइटर थे, उनकी कंपनी थी, वो तो गए, हमें उससे मतलब नहीं। मिस्टर चोपड़ा की कंपनी थी या फर्म थी या वो प्रोप्राइटर थे, कुछ भी था, वो एलएलपी थी, वो चले गए, हमें उससे मतलब नहीं। हमें तो हमसे मतलब है, ओल्ड कंपनी से मतलब ही नहीं है। हाँ, कि उनकी कंपनी थी या फर्म थी या एलएलपी थी या वो प्रोप्राइटर थे, वो तो बिजनेस बेच के गए, जो भी है। हाँ ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। ये चैप्टर का स्टार्ट है। तो चैप्टर का नाम क्या है? प्री इनकॉर्पोरेशन है, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, ये चैप्टर का नाम है। प्री इनकॉर्पोरेशन है, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, ये हमारे चैप्टर का नाम है। तो ये हमने एक स्पेशल ट्रांजैक्शन समझा है आज कि ये कुछ नया है। इसमें आपका जो भी डाउट है आपको आज नहीं पूछना है तो कल पूछेगा, हम कल इसको ही आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू, कल मिलेंगे। बेटा प्रॉफिट नई कंपनी का होगा ना, पुराने जो मिस्टर चोपड़ा का प्रॉफिट थोड़ा होगा। चोपड़ा जी चले गए तो प्रॉफिट उनको देंगे कि नई कंपनी को मिलेगा? तो नई कंपनी को मिलेगा प्रॉफिट तो।